20 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान में केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद हमारे देश भारत की तकदीर बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, वह समय था जब यूरोपियन समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 में कर सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दे, भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर मंगोल आते थे, तो हमेशा भारत में पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तट तक पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढा, जिसे वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही मशहूर हुआ करता था, विशेषकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची दालें, चीनी आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत, चीन, ओमान आदि के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे, और मुस्लिम शासक यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने के बारे में और यहाँ की दौलत के बारे में सुनते थे, तो भारत पहुंचने के लिए और उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्र मार्ग खोजना का प्रयत्न शुरू कर दिया, मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती थीं। जैसे कि कई लोगों का मानना था, अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले गए तो वह समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी। इसलिए कुछ लोग समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर 1460 के दशक में पुर्तगाल के शहर साइंस में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग को खोजकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। कैसे शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर? आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1460 के दशक के आसपास पुर्तगाल में हुआ था। उनके पिता एस्तेवाओ डी गामा भी एक अच्छे नाविक एवं समुद्री खोजकर्ता थे। वास्को डी गामा का सारा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक और यात्रा के माहौल में बीता था। फिर सन 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली नौसेना में शामिल हुए। यहीं पर उन्होंने का एक एडवांस नौचालन और लंबी समुद्री यात्रा करना सीखा। दोस्तों, उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें हेनरी दो नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से बहुत से नाविक नए नए द्वीपों को खोजने की कोशिश किया करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के ही एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्थोलुएम डायस ने दक्षिण में यह पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद वास्को डी गामा, जो समुद्री यात्राओं एवं खोजबीन में गहरी दिलचस्पी रखते थे, वो जानते थे कि यदि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि को अंत में जोड़ते हैं
तो वह अफ्रीका से दूर दक्षिण पर मौजूद केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज सकता है, जिसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाजों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की। वो खुद 200 टन वजनी सैन कब्रियल नामक जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पावलों को सेंट्राफेल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनका जहाजी बेड़ा इस समय के मोरक्को देश के निकट स्थित कैनवरी द्वीप से गुजरते हुए केप वर्दी द्वीप समूह पहुंचा और 3 अगस्त तक वहीं रुका रहा। आपको बता दें, वे लोग जहाज पर अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आया करते थे, जिसे वे लोग अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण जगहों पर स्थापित कर दिया करते थे, जिससे कि उन्हें वापसी का रास्ता मिल सके। वास्को डी गामा ने गिन्नी की खाड़ी की तेज समुद्री धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्कर लगाया और फिर केप ऑफ गुड होप दौरे के लिए पूर्व की ओर एक मोड़ ले लिया। यह भारत की खोज में उनकी पहली प्रमुख सफलता थी। फिर 7 नवंबर को उनका बेड़ा आज के दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हिलेना बे में पहुंचा। उस समय सेंट हिलेना बे का मौसम बहुत खराब था। वहां बहुत तेज हवा और समुद्री लहरें चल रही थी, जिस वजह से वास्को डी गामा अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मौसम ठीक होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस जगह का अच्छे से दौरा किया। दोस्तों, जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि उसका भारत तक मार्ग खोजने का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता और वहां के मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले की भांति एक पत्थर स्तंभ स्थापित किया और फिर आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। केप ऑफ गुड होप के आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की थी और क्रिसमस आने तक दक्षिण अफ्रीका के नटाल तट पर पहुंच गए। अलग अलग नदियों को भीतर और बाहर से पार करते हुए उनका बेड़ा धीरे धीरे मोजाम्बिक की ओर पहुंचना शुरू हुआ। इस बीच में लगभग 1 महीने तक वो कहीं पर रुके और जहाजों की मरम्मती का काम किया। फिर 2 मार्च 1498 को वास्को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंच गया। जब डी गामा अपने दल के साथ मोजाम्बिक की धरती पर उतरे और वहां के निवासियों से मिले तो उन्हें लगा कि पुर्तगाली जहाजी भी उन्हीं की तरह मुसलमान हैं। इसलिए उन लोगों ने उनकी खूब मदद की। वास्को डी गामा का मोजाम्बिक में डेरा डालना काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। उसे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने, चांदी तथा मसालों से भरे हुए 4-5 जहाज दिखाई दिए। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया कि वो सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। उसे उस दिशा को समझने में भी मदद मिली जिधर अब उसे आगे बढ़ना था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश कर गया तथा यात्रा के एक और महत्वपूर्ण ठहराव पर पहुंचा। मोम्बासा के ही मालिंदी में डेरा डाल दिया। मालिंदी में ही वास्को डी गामा की मुलाकात कांजीवलम नामक एक ऐसे गुजराती से हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट के जाने का मार्ग जानता था। उस गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए डी गामा ने उसे भी मार्गदर्शक के रूप में अपने ले लिया और फिर अगले 20 दिन तक लगातार महासागर में चलने के बाद डी गामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ दिखने लगे। फिर 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के स्थानीय राजनयिकों द्वारा डी गामा का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया। वह यहाँ लगभग 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की। दोस्तों, वास्को डी गामा के भारत आने और उसके कालीकट उतरने के बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में अब भी लोगों में सहमति नहीं हो पाई है, लेकिन हम अपने किसी और वीडियो में उसके भारतीयों के साथ किए गए जुल्म अत्याचार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुनः लिस्बन लौट आया। इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी और दोस्तों, आपको बता दें कि इस लंबे साहसी यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे,
जिसमें से 117 की यात्रा के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, वास्को डी गामा के इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे तथा उन्होंने उसे दूसरी बार फिर से 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा था। इतिहासकारों का मानना है जब वास्को डी गामा विभिन्न प्रकार के भारतीय मसाले और रेशम के साथ अपने पुर्तगाल लौटा तो उसने केवल मसाले बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए थे। दोस्तों, 1505 में वास्को डी गामा की मृत्यु कालीकट में ही तब हो गई जब वह अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, जब डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्र यात्रा पर था तब डी गामा का नाम पूरे यूरोप में बहुत मशहूर हो गया था और उसके इस यात्रा की चर्चा पूरे यूरोपीय देशों में होने लगी थी। धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए थे। इस वजह से पुर्तगीज और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए थे। उसके बाद आगे के दशक में भारत में जो हुआ अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत इन यूरोपीय देशों की हाथों में आ गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी वास्को डी गामा और उनके ऐतिहासिक समुद्री सफर की। उनकी इस खोज ने न केवल व्यापार के रास्ते खोले बल्कि दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।